हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बिल्कुल अच्छे होंगे। क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछली क्लास को आप लोगों ने कम शेयर किया, ज़्यादा व्यूज नहीं आए हैं, फिर भी क्लास को कैरी ऑन करते हैं। ठीक है, चलो। तो पहली क्लास में मैंने आपको रोड मैप बताया था और रोड मैप में मेरा सबसे पहला फोकस ये था कि आपको चीज़ें वो समझाने ना जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये क्लास छोटी भले से होगी, ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, छोटे छोटे चरण सीखेंगे। आज हम उस कुछ टर्म को पढ़ने वाले हैं जो बेसिक हमारे लिए जानने इंपॉर्टेंट है। सम बेसिक टर्म फॉर इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखने के लिए हमें कुछ चीजें सबसे पहले जान लेनी होगी। उसी को मैं सबसे पहले बताऊंगा ताकि हम बड़े लेवल पे अगर चलें या उस वर्ड को आगे कभी यूज करें तो उसको आप चीज समझ लीजिए कि इसके बारे में बात की जा रही है। बेसिक टर्म में सबसे पहले मैं शुरू कर रहा हूं आपको लेटर से लेकर के। लेटर क्या होते हैं? देखो भाई, जिस प्रकार से हिंदी में अक्षर होते हैं ना, उसी प्रकार से इंग्लिश की सबसे बेसिक शुरू होती है लेटर से। लेटर क्या होते हैं? आप लोग इंग्लिश में शुरू में ये पढ़े होंगे ए, बी, सी, इसी प्रकार से जेड तक जो आते हैं, इनको हम लोग क्या कहते हैं? लेटर कहते हैं। ये एक प्रकार का लेटर है, ए बी सी डी ई एफ जी एफ, इसको हम लोग लेटर कहते हैं। टोटल देखा जाए तो इसमें 26 लेटर होते हैं। टोटल कितने होते हैं भाई? 26 लेटर्स होते हैं हमारे इंग्लिश में। ठीक है। अब जिस प्रकार से हिंदी में पूरे अक्षरों को एक जगह हम लिख देते हैं, वैसे ही अगर इसको हम लोग इसी फॉर्मेट में, यानी ए के बाद में बी आएगा, बी के बाद सी आएगा और सी के बाद में अपना क्या आएगा? डी आएगा। इस तरीके से हर चीज आ जाए, यानी अगर मैं तुमसे कहूं कोई ए बी सी डी ई एफ जी एच आर जे, इस तरीके से सभी चीजों को लिखते हुए एक क्रम में एक्स वाई जेड, अगर हम इसको एक साथ लिख देते हैं तो इसको कहा जाता है अल्फाबेट। अल्फाबेट, ठीक है। अल्फाबेट जिसको हिंदी में हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अल्फाबेट मतलब क्या हो जाएगा? वर्णमाला। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई कि लेटर होता है। अगर इसको हम सेपरेट यानी अलग अलग लिखें, जैसे डी क्या होगा? एक प्रकार का लेटर है। ई क्या है? हमारा एक लेटर है। जेड क्या है? एक हमारा लेटर है। अलग अलग लिखेंगे तो उसे लेटर कहेंगे, और उसको एक साथ में अरेंज कर देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अल्फाबेट कहेंगे। यानी दूसरी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं इसको दूसरे रूप में लिखना है तो इसको हम लेटर को वैसे लिख सकते हैं, व्हाट इज अल्फाबेट? तो अल्फाबेट द राइट arranging order of letters is called alphabet। ठीक, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं। अब यहां तक तो आप समझ गए। अब जरा सा एक मिसकंसेप्शन सीख लो जो लोग गलतियां करते हैं। अच्छा, अल्फाबेट मतलब तो हमने बता दिया कि हिंदी में वर्णमाला होता है। ठीक है, एक वर्ड होता है अल्फाबेट्स। इसका क्या मतलब आएगा? अब अभी तक तो आप ये पढ़े होंगे कि भाई एस लगा देने पे चीजें प्लूरल बन जाती हैं। हाँ, बिल्कुल सही आपकी बात है। तो अल्फाबेट मतलब होता है अल्फाबेट्स, मतलब कई सारे वर्णमाला, है ना। यानी हिंदी का वर्णमाला, इंग्लिश का वर्णमाला, फ्रेंच का वर्णमाला, जर्मन का वर्णमाला, यानी कई सारे वर्णमाला को एक साथ लिख दें तो ये अल्फाबेट्स बन जाएगा। सही कह रहे हैं। अल्फाबेट्स मतलब कई सारे वर्णमाला हो सकते हैं, बट इंग्लिश में अल्फाबेट्स जो होता है ये लैंग्वेज का सिनोनिम भी है। लैंग्वेज यानी जो भाषा कहते हैं, जैसे मान लो कि हिंदी इज माई लैंग्वेज ना। अब इस लैंग्वेज की जगह हम एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जो बेहतर बनाता है और शायद नया भी लगेगा, है आसान, कि हिंदी इज माई अल्फाबेट्स। मेरा क्या है? भाषा है। समझ में आ गया है कि अल्फाबेट्स को हम लोग एज ए लैंग्वेज का सिनोनिम भी यूज कर सकते हैं। ये सिनोनिम क्या होता है? सिनोनिम यानी पर्यायवाची, और बेहतर से आगे बताएंगे।
तो अभी सिर्फ मुद्दा ये था हमको जानना था कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में क्या अंतर है। तो अल्फाबेट मतलब वर्णमाला और अल्फाबेट्स को एज ए लैंग्वेज यूज करते हैं। ठीक है, अब अल्फाबेट से आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, अल्फाबेट के बाद में जैसे हिंदी में हम लोग पूरा वर्णमाला में दो चीजें आती हैं, एक आता है वॉवेल ना। ये वॉवेल क्या होती है? वॉवेल जिसे हिंदी में हम लोग स्वर कहते हैं, ऐसे इंग्लिश में भी स्वर होगा। तो इंग्लिश में जो हमारे वॉवेल्स होते हैं वो 5 होते हैं टोटल, ए, ई, आई, ओ, यू। ये 5 हमारे क्या होते हैं? टोटल 5 ऐसे होते हैं जिन्हें हम वॉवेल कहते हैं। ठीक है, अभी आगे इसको भी डिस्कस करेंगे। जब अपने बेसिक टर्म को बता लेंगे तो मैं आपसे पूछूंगा या मैं आपको समझाऊंगा कि ये जो लेटर देख रहे हो आप, ठीक है, ये है क्या? इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? अ पढ़ते हैं या ए पढ़ते हैं? इसे हम क्या पढ़ेंगे? या दोनों पढ़ना उचित है? या इसके कुछ रूल्स हैं कि इसको हम कब अ पढ़ेंगे कब ए पढ़ेंगे? ठीक है, इसको आगे समझाएंगे। अभी समझते चलो जो बेसिक टर्म है। तो इसमें वॉवेल्स हमने पढ़ लिया कि वॉवेल्स 5 होते हैं। ठीक, आगे देखो, हमने बताया था आपसे हमारे पास में कितने लेटर होते हैं? टोटल 26 है। तो अगर इसमें से मैं 5 निकाल दूंगा तो मेरे पास बचे कितने? 21। तो इसका मतलब एक दूसरा जो होता है जिसे व्यंजन कहते हैं उसे कॉन्सोनेंट कहते हैं। ठीक, ये कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी उन 5 को छोड़ करके जो बी, सी, डी, एफ, ऐसे ऐसे जितने भी बचे हुए हैं टोटल जेड तक, ये कितने होते हैं टोटल भाई? हमारे 21 होते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो शुरू होते, एक और चीज होता है, इसे हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं। सेमी वॉवेल क्या होता है भाई? सेमी वॉवेल, सेमी मतलब होता है ना हाफ, यानी आधा। कुछ ऐसे भी लेटर लेटर होते हैं जिन जो कभी कभी वॉवेल का काम करते हैं, कभी कभी कॉन्सोनेंट का काम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसमें दो ही चीज आते हैं, एक वाई आता है, एक डब्ल्यू आते हैं। ये दो लेटर ऐसे हैं जिनको हम लोग सेमी वॉवेल कहते हैं। क्यों कहते हैं या कहा, मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। हमने पढ़ा है कि जितने भी हिंदी हिंदी के हिसाब से समझो तो हिंदी समझ में आ जाती है आपको। हिंदी में जो स्वर, जितने भी शब्द होते हैं उनमें स्वर जुड़ा होता है। ठीक, और इंग्लिश में भी स्वर होना चाहिए। तो इंग्लिश में भी 5 स्वर होते हैं जो मिलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो, जैसे कि मैं आपसे कहूँ स्काई, फ्लाई, इन शब्दों में हमको वॉवेल नहीं दिख रहा है, वॉवेल है। यहाँ पर भी ये जो वाई है ना, वो वॉवेल का काम कर रहा है, जिसके कारण से ये शब्द बने हुए हैं। क्लियर है? वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका वर्ड। ये वर्ड क्या होता है? तो अभी हमने लेटर पढ़ा था, इसका सिंपल सी परिभाषा है, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विच मेक complete sense is called word। यानी कि सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो वर्ड क्या होते हैं भाई? जब कई सारे लेटर्स को हम जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे पेन ना, मैन, इसको हम क्या कहेंगे? ये सब वर्ड है। इसी को अगर मैं उल्टा करके आप लिख दो NEP, क्या इसका मतलब कुछ निकल रहा है? इसका मीनिंग नहीं निकलेगा ना। अगर किसी भी वर्ड की मीनिंग नहीं निकलेगी तो उसे हम लोग वर्ड डिनोट नहीं करेंगे। अब ये भी आ सकता है सर कुछ ऐसे भी वर्ड हो सकते हैं जो हमको पता ही ना हो, और होगा तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो जो भी वर्ड आपको मिलेंगे आपको मीनिंग पता करनी है, ना कि ये पता करना है कि ये वर्ड है या नहीं है। ये रीजनिंग मेथड हो गया, आपका दिमाग जितना काम करेगा। खैर उस पर भी कभी चर्चा करेंगे, आपको वर्ड भी बताएंगे। इसीलिए हम वोकैब पावर जब तेज करेंगे तो उसमें वो चीज समझाएंगे आपको। तो ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर जिनका कुछ मतलब निकलता होगा उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वर्ड कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, कंफ्यूजन वाली बात जो है, एक होता है वर्ड, एक होता है वर्ड्स। दोनों क्या है भाई? दोनों भी सिंपल सी बात है सर। वर्ड मतलब होता है हमारा एक शब्द, वर्ड्स मतलब हो जाते हैं कई शब्द। सिंपल है, सही कह रहे हैं आप। वर्ड मतलब एक शब्द और यहाँ पे
एक से ज्यादा कई सारे शब्द। बट ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, इसको दूसरे सेंस में भी लिया जाता है। जो एक आप सुने होंगे कि जुबान, मैंने ये जुबान दे दिया मेरा हो जाएगा, उस जुबान वर्ड को डिनोट करने के लिए भी हम लोग वर्ड्स कहते हैं, ये मेरे शब्द हैं। ठीक, तो हमारे जो शब्द वहां पे जो कथन होता है ना, हमारे जो द्वारा बोला जाता है, उस चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे मेरी बात को कभी काटा नहीं जा सकता, वो वर्ड्स है, हमारे कथन है, वादे हैं, यानी प्रॉमिस के टर्म में हम लोग वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। आशा करते हैं यहाँ तक चीजें आपकी क्लियर हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। वर्ड्स के बाद में फिर आता है आपका सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है भाई? जिस प्रकार से लेटर को मिलाने पे वर्ड्स बना है, इसी प्रकार से अगर हम कई सारे वर्ड्स को मिला दें, a group of words which make complete sense is called sentence। सेंटेंस क्या होता है भाई? कि अगर हम ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में मिला दे रहे हैं, सिर्फ मिलाने से ही नहीं, उनका पूरा मतलब भी निकलना चाहिए। ये वर्ड ध्यान रखना, आगे अभी बताएंगे, कंफ्यूजन होता है। जो कंप्लीट सेंस निकालेंगे, पूरा पूरा मतलब, आधा अधूरा नहीं, पूरा पूरा मतलब निकालेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सेंटेंस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा कि दिस इज माई पेन, यह मेरी पेन है। पूरा मतलब निकल रहा है कि कोई पेन है, उस पेन के बारे में बात की जा रहा है। अरे भैया ये पेन किसका है? ये पेन मेरा है। समझ में आ गया यहाँ तक कि अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम इस तरीके से मिलाते हैं जिसका कुछ मतलब निकल रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? वो सेंटेंस है। क्लियर है? तो हमने लेटर देख लिया, अल्फाबेट देख लिया, वॉवेल देख लिया, कॉन्सोनेंट देख लिया, सेमी वॉवेल देख लिया, वर्ड्स को देख लिया, अब सेंटेंस को देख लिया। अब हम सेंटेंस के आगे बढ़ते हैं। देखो भैया, सेंटेंस के बाद में सेंटेंस के टाइप आगे बढ़ जाते हैं। इसी टाइप के अंतर्गत हम लोग, एक सेंटेंस का पार्ट होता है, एक सेंटेंस के टाइप होते हैं। इसके लिए सेंटेंस जब शुरू करेंगे, तब आपको हम धीरे धीरे हर चीज बताएंगे कि सेंटेंस के कितने पार्ट और टाइप होते हैं। दूसरी आगे बढ़ते हैं। एक होता है फ्रेज। सेंटेंस और फ्रेज दोनों में मतलब समझो कि इसे भी हम लोग यही कहेंगे, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make sense but not complete sense, ना? That is called phrase। ठीक है, it is part of sentence। ये सेंटेंस के पार्ट ही होते हैं। ठीक है, इनमें ना फाइनाइट वर्ब होता है, ना सब्जेक्ट होता है। फाइनाइट वर्ब आप समझ में नहीं, फाइनाइट वर्ब क्या होता है? कंफ्यूजन में डोंट फियर। बात इतनी सी समझो, जैसे जो क्रिया होता है ना, कुछ काम किया जाता है, तो इसमें फाइनाइट वर्ब अगर हो भी तो सब्जेक्ट नहीं रहेगा, अर्थात इसमें जो कर्ता होता है यानी करने वाला, उसका जिक्र कुछ नहीं रहता है। ठीक, नॉर्मल सेंटेंस होते हैं। ठीक, जैसे जैसे हमने कहा एग्जाम्पल, बेल रिंग, घंटी बजता है। कौन घंटी बजाया, कब की बात की जा रही है, कहाँ की बात की जा रही है, एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, बस इतना पता है घंटी बजा। सब्जेक्ट क्या है पता नहीं, काम हो रहा है, घंटी बज रहा है बस। ठीक है, मतलब समझो। ऐसे सेंटेंस को हम लोग फ्रेज कहते हैं। जैसे मैंने कहा बाय बाय, कौन कह रहा है, किससे कह रहा है, किस टर्म में कह रहा है, पता नहीं, कोई मर रहा हो, बाय बाय, क्या बात है भाई। तो सब्जेक्ट और बाकी चीजों का हमको पता
नहीं होता है, तो इसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। बस समझने के लिए आप इतना सा समझो कि इसमें पूरा मतलब नहीं होता, कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है। सेंस तो निकलेगा, मतलब समझ में आ रहा है कि यार कुछ तो कांड हो रहा है, पर क्या पूरा कांड है वो मामला समझ में नहीं आएगा। मार्केट में कोई लात खा रहा है, तुम देखेंगे वो लात खा रहा है, क्यों खा रहा है, कैसे खा रहा है, कौन मारा, क्या कांड हुआ, नहीं पता। एग्जैक्टली वही चीज होता है। तो फ्रेज में आपको हल्की सी जानकारी तो मिलेगी, पर पूरी जानकारी नहीं मिलती। समझ में आ गया फ्रेज? फ्रेज के भी अलग अलग टाइप होंगे, फ्रेज बताएंगे, पूरा डिटेल से समझेंगे। अभी और आगे चलते हैं। अब फ्रेज के बाद में एक आता है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है भाई? सेंटेंस समझ गए? एक सेंटेंस में ग्रुप का वर्ड्स होते हैं जिनका पूरा पूरा मतलब निकलता है। फ्रेज क्या होते हैं? फ्रेज में आधे होते हैं, पूरे नहीं होते हैं, मतलब समझ में आता है, पूरा मतलब नहीं समझ में आता। क्लॉज क्या होते हैं? ये भी वही होते हैं। क्लॉज इज a type of sentence which has at least one finite verb and a subject। घबराओ मत, कुछ चीज मैं यूज किया हूँ, जैसे मैंने यहाँ कहा फाइनाइट वर्ब, यहाँ पे कहा हूँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब होता है डूअर। डूअर यानी करने वाला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हमने कहा कि ही इज गोइंग। क्या क्या समझ में आया? इज मतलब है, गोइंग मतलब जा रहा। ठीक है जा रहा। कौन जा रहा है? को भाई इधर लगाएंगे, जा रहा है। कौन जा रहा है? वह जा रहा है। तो ये जो वह है ना, इसी को, ये काम है, ये काम हो रहा है, कौन कर रहा है? वह कर रहा है। वही जा रहा है ना, जाने का काम कौन कर रहा है? आपको वह कर रहा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? सब्जेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया है? नहीं समझ में आया? फिर समझो। अगर कोई सेंटेंस है उसमें हम कौन लगा देंगे, यहाँ पे लगा दो हु इज गोइंग। कौन जा रहा है? वह जा रहा है, तो वह हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए हम सेंटेंस में क्या लगाते हैं? हु लगाते हैं। ठीक है, चलो हमको सब्जेक्ट मिल गया भाई, ये तो समझ में आ गया कि सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होना ही है, कम से कम एक सब्जेक्ट होना ही जरूरी है। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा यह है कि हमारे पास में एक फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। अब ये फाइनाइट वर्ब कहाँ से आ गया भाई? फाइनाइट वर्ब का मतलब ये समझो, अगर थोड़ी बहुत इंग्लिश जानते होगे तो इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, डू, डिड, डज, ये जितने भी आते हैं ना, अगर टेंस का भी जानते होगे हल्का फुल्का, नहीं जानते हो कोई बात नहीं, मैं तुमको बता देता हूँ। देखो ये एक होता है बी वर्ब। बी वर्ब में आता है इज, एम, आर, वॉज और वर। ये पांच, इनको हम लोग बी वर्ब कहते हैं। समझ गए? तो इनको भी हम लोग फाइनाइट वर्ब ही कहते हैं। ठीक। अच्छा, इसके साथ क्या होते हैं? इनके साथ में एक मेन वर्ब होता है। मेन वर्ब क्या होते हैं? उठना, बैठना, सोना, जागना, मारना, पिटना। यानी हम कहते हैं प्ले, सिंग, डू, गो, ये सब क्या है? ये मेन वर्ब है। यानी जो काम किया जाएगा उसे हम लोग मेन वर्ब कहेंगे, और जो इस वर्ब को बताएंगे कि काम कम हुआ है, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज भी, ठीक है, हैव, हालांकि ये बी वर्ब में नहीं आएगा, इसका दूसरा होता है, इसे टू हैव कहते हैं। ठीक है, टू हैज, हैव हो गया, हैड हो गया, ये सब के सब क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब है, या इन्हें हम लोग फाइनाइट वर्ब अंदर कह सकते हैं। अभी बस थोड़ा सा जानो भाई, घबराने की कोई बात नहीं, फिर से हम वर्ब को पूरा डिटेल समझा देंगे। सच कह रहे हैं, एकदम दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, हाँ, ठीक, क्लॉज समझ गए। आज के लिए इतना रखें, अब फिर हम लोग मिलेंगे, आपको समझाएंगे आगे। ठीक है,